आप लोग अभी आगे बढ़ते हैं और डिडक्शन चैप्टर का क्या करते हैं, रिवीजन। अभी तक जितना किया है अच्छे से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। देखो, इनकम टैक्स में मैंने जैसे बताया था आपको दो तरीके के डिडक्शन होते हैं। एक तो होता है हेड वाइज डिडक्शन, हेड वाइज डिडक्शन। दूसरा होता है टोटल जीटीआई में से डिडक्शन। हेड वाइज में जैसे सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हो गया, पीजीबीपी में 36, 37 वगैरह जो भी डिडक्शन होता है वो, कैपिटल गेन में 54, आईएफओएस में 57, ऐसे सब डिडक्शन होते हैं। और दूसरा होता है जीटीआई से सीधा डिडक्शन ले लो, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिनको बोला जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A क्या है? इनकम टैक्स के चैप्टर का नाम है जो कि है 6A। करेक्ट है यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक करेक्ट है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिडक्शन जो मिल रहे हैं, समझो आपका ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख है और डिडक्शन समझो 5 लाख है, तो आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 45 लाख हो जाएगा। मतलब ये डिडक्शन आपकी इनकम को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इसका मतलब आपको टैक्स कम आएगा, मतलब ये आपके लिए बेनिफिट है। इज इट ओके? अगर ये आपके लिए बेनिफिट है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये लॉस है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टैक्स मिलता था उसकी जगह पे कम टैक्स मिलेगा, तो लॉस है। तो गवर्नमेंट क्यों दे रही है डिडक्शन? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी ऐसी जगह पे आपसे इन्वेस्टमेंट कराना चाहती है या फिर जो भी कंडीशन डलवाना चाहती है, जिससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी का फायदा होगा। यहाँ तक साथ हो? हाँ जी सर, यहाँ तक साथ है। फिर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मतलब कुछ 3, 4, 5 पॉइंट ऐसे दिए हैं जिसमें मैंने क्या बताया आपको, ये पॉइंट आगे के हर एक सेक्शन के लिए अप्लाई होंगे। सबसे पहले ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, कभी भी डिडक्शन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये टोटल इनकम जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका, ये या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। समझो आपका जीटीआई 50 लाख है तो डिडक्शन कभी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कभी हो जाए 55 लाख तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा। क्या सर डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जो बच गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लैप्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आप रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन कोई ले रहे हो या 10AA का बेनिफिट ले रहे हो या फिर कोई ऐसा बेनिफिट ले रहे हो जैसे सेक्शन 35AD वगैरह, ये सब लॉजिक वगैरह मैं क्लास में बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप डिडक्शन ऐसा कुछ ले रहे हो तो फिर आपको कोई भी ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शंस वगैरह क्या होते हैं पूरा लॉजिक के साथ बताया था। और थर्ड पॉइंट में लिखा है अगर आपको रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन चाहिए, यहाँ पे रेवेन्यू लिख दो। अगर आपको रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न अपना क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट से पहले पहले फाइल करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। फिर मैं आया था सेक्शन नंबर 80C के ऊपर। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जो कि हेल्पफुल रहेगा। STCG 111A एंड LTCG 112A, ये दो केस में आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ये इनकम के सामने। फिर सेक्शन 80C के और भी इनकम है, पर ये इनकम मेजॉरिटी जो कि आपको दिखती है और यूज आती है क्वेश्चंस वगैरह में, उसके लिए मैंने ये लिखवा दिया है। सेक्शन 80C की बात करें तो सेक्शन 80C किसके लिए है? इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है। रेजिडेंट भी चलेगा, नॉन रेजिडेंट भी चलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1,50,000 रुपीज़ तक आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 1,50,000 तक मिलेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। टॉप प्रोडक्ट मतलब जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, ये 15 चीज़ें हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले आप LIC में प्रीमियम पे कर दो लाइफ इंश्योरेंस का। दूसरा आप PPF में पैसा डाल दो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। इसका इंटरेस्ट भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। स्टैट्यूटरी या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? जिसको कानून ने बोला है बनाना ही पड़ेगा। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किया है, उसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब एम्प्लॉय मतलब आप खुद। अगर आप टैक्स सेविंग कराते हो, मतलब एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल से ज़्यादा की है, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हो, गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया था, तो उसमें अगर आप पैसा डालते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 5 पॉइंट में, पहला LIC प्रीमियम, दूसरा PPF, तीसरा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, चौथा टैक्स सेविंग FD, पाँचवा सुकन्या समृद्धि। करेक्ट है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट 5 में, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डालते हो या फिर उसमें से इंटरेस्ट एक्रू होता है, दोनों का डिडक्शन मिलेगा। कहाँ पे? 80C में।
नाबार्ड के बॉन्ड, नाबार्ड क्या है, एक एग्रीकल्चर बोर्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, वो अगर बॉन्ड इश्यू करता है और आप वो बॉन्ड परचेस करते हो तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने 2 बच्चों का, मैक्सिमम 2 बच्चों का ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस का मतलब क्या है, कोचिंग क्लासेस का फीस नहीं है। आप जब फ़ी पे करते हो तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म फीस, स्टेशनरी फ़ी, लाइब्रेरी का फ़ीस, हॉस्टल का फ़ीस, ट्यूशन का फ़ीस। तो वो जितना से पढ़ाई वाला पार्ट है उतना ही क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। फिर सीनियर सिटीज़न के लिए गवर्नमेंट ने सेविंग करने के लिए स्कीम बनाई है, अगर उसमें पैसा डालते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या करते हो, पैसा डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, ATC में डिडक्शन मिलेगा। फिर अगर आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हो तो सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट वाले पोर्शन पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का क्या किया है, इंस्टॉलमेंट पे किया है, उसमें समझो 60,000 रुपये आपका क्या है, 60,000 रुपीज़ आपका है प्रिंसिपल के रिगार्डिंग पेमेंट, और 40,000 रुपये है इंटरेस्ट के सामने पेमेंट। तो सिर्फ 60,000 का आपको डिडक्शन ATC में मिलेगा और 40,000 का डिडक्शन आपको इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट है। अगर UTI या म्यूचुअल फंड के पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो तो आपको क्या होगा, वो पेंशन स्कीम का डिडक्शन ATC में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, पेंशन सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है। नोटिफाइड यूनिट ऑफ UTI या म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कोई घर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट करते हो तो क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आप क्या करते हो, एडिशनल अकाउंट बनाते हो NPS का, कौन बना रहा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना रहा है, फॉर मोर देन 3 years इन टायर 2 अकाउंट। जो NPS होता है उसके 2 टायर होते हैं, टायर 1 अकाउंट होता है और टायर 2 अकाउंट होता है। टायर 1 अकाउंट जो है वो किसके लिए है, वो ATCCD में डिडक्शन उसका मिलेगा। टायर 2 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी मोर देन 3 years के लिए कोई क्या करता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ATC में भी कवर हो जाएगा। फिर LIC और PPF के लिए बेसिकली स्पेसिफिक नोट है। सबसे पहले किस किस के लिए मिलेगा, पेरेंट्स के लिए LIC का प्रीमियम पे करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेडिक्लेम में स्पेशल 25,000 मिलता है पर LIC में नहीं मिलता, ये ध्यान रखना है। करेक्ट है। HUF अपने कोई भी मेंबर का कराएगा तो डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे ये 1010D का एक लिमिट है जो कि आपका सेक्शन 194DA TDS में भी क्या होता है, अप्लाई होता है। क्या बोला है, बड़ा ही सिंपल बोला है कि LIC का प्रीमियम कितना तक आपको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80C। तो अगर आपने पॉलिसी लिया है 1 अप्रैल 2012 से पहले तो जितना आपने प्रीमियम भरा 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट दोनों में से जो लोअर है वो आपको क्या मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा। प्रीमियम उतना अलाउड हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 1/4/2012 के बाद अगर आप क्या करते हो, पॉलिसी लेते हो तो जितना प्रीमियम भरा और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट दोनों में से लोअर आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 1/4/2013 के बाद क्या किया है, आपने पॉलिसी लिया है और जिस पर्सन के लिए लिया है आप या खुद या किसी और के लिए वो क्या है, हैंडीकैप है अंडर सेक्शन 80U या 80DDB, तो वो केस में प्रीमियम पे या 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो देखो प्रीमियम पे तो कॉमन है, कितना आप प्रीमियम पे करते हो सबसे पहले वो ले लो। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले लिया है तो 20%, बाद में लिया है तो 10%, 2013 के बाद लिया है और हैंडीकैप के लिए लिया है तो 15%। करेक्ट है। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझो सर ये 1/4/2012 के बाद पॉलिसी लिया है पर बिफोर 1/4/2013 लिया है, मतलब इन दोनों के बीच के पीरियड में क्या लिया है, पॉलिसी लिया है और हैंडीकैप के लिए लिया है तो सर 10% या 15% क्या देखा जाएगा, तो 10% ही देखा जाएगा बिकॉज वो पीरियड में तो ये वाला कंडीशन आया ही नहीं था। इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 80C/CC। अगर आप LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन 1,50,000 तक मिलेगा। और जहाँ जहाँ पेंशन आता है सिर्फ इंडिविजुअल को ही पेंशन मिलता है। वेर एवर पेंशन कम्स इट अवेलेबल टू ओनली टू इंडिविजुअल। करेक्ट। हाँ जी सर। ऊपर भी सर पेंशन था एक, वो ऊपर वाला जो पेंशन था वो म्यूचुअल फंड या UTI का था, यहाँ पे LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी का है। फिर सेक्शन 80CCD पे आ जाते हैं। तो देखो सेक्शन 80CCD ऐसे मत समझो, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, याद रहेगा। देखो 80CCD को 3 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर देने का हमेशा, नहीं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। 80CCD1, 80CCD1B और तीसरा 80CCD2।
ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाँ जी सर कर दिया। सबसे पहले 80 CCD 1 में किसको डिडक्शन मिलेगा? सेल्फ, आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा। आप 2 लोग हो सकते हो, या तो आप सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हो या आप बिजनेसमैन प्रोफेशनल हो सकते हो, या तो सैलरीड हो सकते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। करेक्ट है, ये वर्ड सही है। सैलरीड एम्प्लॉय हो तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? जो आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया वो ले लो और 10% ऑफ सैलरी ले लो। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स। करेक्ट है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ले लो और 20% ऑफ GTI ले लो, दोनों में से लोअर। अभी सर यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 20% है, कंफ्यूज हुआ तो क्या हुआ? एक ऐसा समझ लो ना कि सैलरी वाला जो जॉब करता है वो किसके अंडर करता है? बिजनेसमैन के अंडर करता है। तो बिजनेस वाला ये समझो कि डबल कमाता है। समझने में क्या है? वो डबल कमाता है तो क्या होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ GTI विच एवर इज लोअर। यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%। CCD 1 क्लियर है। CCD 1B में आए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। कैसे मिलेगा? या तो आप एडिशनल पैसा जमा करा दो ये स्कीम के अंडर, तो एडिशनल 50,000 का डिडक्शन ले लो। दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा कर सकते हो यहाँ पे कोई अनएग्जॉस्टेड अमाउंट रह गया था, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। समझो ये एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन था 40,000 और 10% ऑफ सैलरी कितना हो रहा था? सिर्फ 20,000 हो रहा था। तो कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। 20,000 आपने जो एक्चुअल कंट्रीब्यूट किया था वो क्या हो गया? अनएग्जॉस्टेड रह गया, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। समझे? ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोग ने। फिर 80 CCD 2 किसके लिए है? अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। आपका एम्प्लॉयर अगर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है तो 80 CCD 2 में आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा सर? ध्यान से समझो। सेम ये वाला एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब सेम, विच एवर इज लोअर। अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये 10% रिप्लेस हो जाएगा 14% से। सिंपल है, हाँ जी। अगर सर NPS को मैं तोड़ देता हूं, मतलब वो जब रिडीम होगा, जब मुझे पैसा मिलेगा तो क्या होगा? 60% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 40% जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है, हाँ जी सर। अभी एक बात करते हैं, पार्शियल विड्रॉल करोगे तो क्या होगा? 25% तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट था स्पेशल कि सेक्शन 80CCE ये क्या बोलता है? सेक्शन 80C को लो, 80CCC को लो और 80CCD1 को लो। ये 3 सेक्शन सिर्फ, 80C, 80CCC और 80CCD1। 1B की बात नहीं हुई है और 2 की बात नहीं हुई है। 80CCD 1B की बात नहीं हुई है, 80CCD 2 की बात नहीं हुई है। सिर्फ ये 3 सेक्शन मिला के मैक्सिमम आपको डिडक्शन 1,50,000 ही मिल सकता है। तीनों का मिला के मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 1,50,000 मिल सकता है। तो यहाँ पे अपना 80CCD क्या होता है? खत्म होता है। बिना देखे ही करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बुक रहेगा, आप रीड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं मेडिक्लेम के रिलेटेड कुछ डिडक्शन है। तो 4 सेक्शन होते हैं। 80D होता है, 80DD होता है, 80DDB होता है, 80U होता है। तो सबसे पहले सेक्शन 80, जैसे क्लास में किया था वैसे ही करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80U और 80DDB, 80DD, 80U और 80DD के साथ में जाते हैं। 80U किसके लिए? दोनों में देखो सब कुछ सेम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट दोनों में 80U में और 80DD में क्या है? सेम टू सेम है। बस 80U जो है वो सेल्फ के लिए है, खुद के लिए आप जब खर्चा करोगे तो यहाँ पे आएगा, और अपने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए जब रिलेटिव के लिए खर्चा करोगे तो 80DD में आपको डिडक्शन मिलेगा। क्यों कर रहे हो? आप कोई मेडिकल के रिलेटेड खर्चा कर रहे हो, हैंडीकैप हो, तो उसके रिलेटेड आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं कितना डिडक्शन मिलेगा, तो देखो सीधा फ्लैट डिडक्शन है। आपने खर्चा कितना किया, क्या किया, कुछ नहीं देखना है, सीधा का सीधा डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? अगर आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, मतलब 40% to 80%, तो 75,000 फ्लैट डिडक्शन। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज़्यादा, तो फ्लैट 1,25,000 आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। आपको डॉक्टर से क्या लेना है? सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेना है और क्या कर देना है? जमा कराना है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे तो डिसीज जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? S2SPC स्क्वायर, S स्क्वायर PC बोल सकते हो, स्पाउस, सिबलिंग, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। करेक्ट है। फिर बात करते हैं, अगर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव
चल बसा और उसके रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस वगैरह का पॉलिसी का पैसा आया तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे याद इतना रखना है, ATU सेल्फ के लिए होता है, DD रिलेटिव के लिए होता है, फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 या 1,25,000, इतना ही मेजॉरिटी चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 80DDB की बात करें तो अगर कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, मॉड्यूल देखोगे तो डिजीजेस के नाम दिए हैं, कैंसर वगैरह, हाई लेवल्स बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है, याद रखना मुश्किल है। तो स्पेसिफाइड डिजीज में अगर आप क्या करते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, किसका, या तो सेल्फ का या फिर वही 2SPC², मतलब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, आपने जो एक्चुअल खर्चा किया है वो ले लो और ₹40,000 और ₹1,00,000 दोनों में से लोअर जो अमाउंट है, 1,00,000 कब, जब वो पर्सन सीनियर सिटीजन है, अदरवाइज 40,000 दोनों में से लोअर अमाउंट है वो क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। अगर कोई एम्प्लॉयर से या इंश्योरेंस कंपनी से रियम्बर्स मिलता है तो वो रिड्यूस कर देना। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 80D के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 80D किस किस के लिए आप डिडक्शन मिल सकता है, सबसे पहले खुद के लिए मिल सकता है, स्पाउस के लिए मिल सकता है, पेरेंट्स के लिए मिल सकता है और सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है। इंडिपेंडेंट है तो 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगा। HUF के केस में मेंबर ऑफ HUF को, मतलब HUF अपने मेंबर के लिए कुछ करता है तो डिडक्शन मिलता है। सिर्फ HUF अपने मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली कराएगा तो डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नोट हम देखेंगे। तो कौन कौन सा खर्चा करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डाल रहे हो पर पेरेंट्स के लिए यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो, करेक्ट है, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं, आप पहले से क्या कर रहे हो, प्रिवेंटिव बेसिस पे चेकअप करा रहे हो या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा, जैसे मैंने कराया था, याद पढ़ाया था वैसे ही याद रखो। देखो 2 लिमिट है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को मिला के 25,000 लिमिट है और पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 25,000 का लिमिट है। अगर इसमें से कोई भी एक सीनियर सिटीजन हो जाता है तो 25,000 और ऐड हो जाएगा। मतलब समझो आप स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन नॉर्मल पर्सन है तो मैक्सिमम 25,000 का लिमिट रहेगा और पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का लिमिट हो जाएगा। समझो दोनों सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 प्लस 25,000। अगर समझो दोनों सीनियर सिटीजन है तो 50,000 प्लस 50,000। मैक्सिमम ये लिमिट है, इससे कम खर्चा करोगे तो कम मिलेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा, मतलब 5,000 रुपये तक का ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलेगा, पर यह एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर। फिर बात करते हैं, कुछ नोट्स दिए हुए हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, भाई कैश को छोड़ के कोई भी मोड ऑफ पेमेंट से कर दो चलेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कैश में नहीं चलेगा पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में भी चल जाएगा। फिर अगर HUF अपने मेंबर के लिए सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है तो डिडक्शन मिलेगा, बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह का नहीं मिलेगा। फिर अगर लमसम अमाउंट पेमेंट कर देते हो, मतलब 5 साल के लिए समझो 1 लाख रुपए का आपने क्या कर दिया, मेडिक्लेम पे कर दिया, तो डिडक्शन कैसे मिलेगा, 5 साल का है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 20,000 हर साल आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो फिर नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 80E पे आते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। किस किस के लिए लोन ले रहा है, वो लोन ले रहा है रिलेटिव के लिए या खुद के लिए। रिलेटिव का मतलब क्या है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर हुम वो क्या है, लीगल गार्जियन है। लोन लिया है वो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट से होना चाहिए, तो आपको वो इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, ये अलग टाइप के 3 इंटरेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 80EE हाउसिंग के लिए है, 80EA भी हाउसिंग के लिए है पर पीरियड अलग अलग है। 80EE भी किसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले को तो स्टार लगाओ क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में भी है, क्वेश्चन में पूछेगा, करेक्ट है। एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है 80EE में। यहाँ पे भी कौन है, इंडिविजुअल जिसने पहले इसमें लोन नहीं लिया, मतलब अगर पहले आपने 80EE में लोन ले लिया है तो आप यहाँ पे नहीं आओगे, कवर नहीं होगे, करेक्ट है। डिडक्शन कितना मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 मिलेगा 80EE में और 80EA में 3 गुना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा। लोन किसके लिए लेना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहिए, यहाँ पे भी सेम है। लोन किससे लेना चाहिए, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, यहाँ पे भी सेम है। परचेज प्राइस घर
का कितना तक पैसा का घर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए? घर का स्टैम्प ड्यूटी 80EE में 50 लाख तक होना चाहिए, 80EA में 45 लाख तक 45 लाख तक होना चाहिए। लोन अमाउंट कितने तक होना चाहिए? इसमें 80EE में 35 लाख होना चाहिए, 80EA में कुछ नहीं लिखा, कितना भी होगा तो चल जाएगा। करेक्ट है। लोन सैंक्शन का टाइम क्या होना चाहिए? डिसबर्समेंट का टाइम नहीं बोला है, कब लोन सैंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे 16-17 में होना चाहिए, यहाँ पे 19 से लेके 21 तक होगा तो चल जाएगा, यहाँ पे 2 साल का टाइम है। करेक्ट है। कंडीशन क्या है? वो टाइम पे एसएससी के पास दूसरा कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? पहले सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, फिर उसमें कुछ बच जाता है तो यहाँ 80EE में मिल जाएगा। अदर पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि एक बार यहाँ पे डिडक्शन ले लिया तो बाकी कोई सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। फिर बात करते हैं सेक्शन 80EB की। EB में इंडिविजुअल को ही सिर्फ ये डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000 मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो, कार बाइक कुछ भी चलेगा। लोन किससे लेना है? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या NBFC से। परचेज प्राइस का कोई लिमिट नहीं है, लोन का कोई लिमिट नहीं है। कब तक लेना है? 19 से लेके ये 23 तक लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। 23 तक लेना है, 2019 से 2023 तक। कंडीशन कुछ नहीं है, सीक्वेंस कुछ नहीं है। अगर एक बार लोन ले लिया यहाँ पे तो और कोई जगह, मतलब एक बार यहाँ पे डिडक्शन ले लिया तो और कहीं पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 80G पे आ जाते हैं। 80G इंपॉर्टेंट है, याद है? हाँ जी सर। इसमें देखो 2 तरीके के डिडक्शन है, अनलिमिटेड डिडक्शन है, लिमिटेड डिडक्शन है। अनलिमिटेड में 2 टाइप के डिडक्शन है, 100% अनलिमिटेड है, 150% क्या है? अनलिमिटेड है। 100% अनलिमिटेड में अलाउड होगा, पर अमाउंट आपको कहाँ डोनेट करना है? प्राइम मिनिस्टर्स के फंड में, चीफ मिनिस्टर के फंड में, या नेशनल के रिलेटेड जितने भी फंड है उसमें, या स्वच्छ भारत कोष में क्या कर रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, क्लीन गंगा फंड में डोनेशन दे रहे हो, आर्मी के फंड में डोनेशन दे रहे हो, जिला साक्षरता समिति में क्या कर रहे हो? डोनेशन दे रहे हो। तो आप जितना डोनेशन दे रहे हो, समझो आपने 1 लाख रुपए का क्या किया? डोनेशन दिया, तो पूरा 1 लाख का आपको क्या मिल जाएगा? डोनेशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट है। मतलब अनलिमिटेड का मतलब ही यही है कि जितना आपने डिडक्शन दिया पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया? अलाउड हो गया डिडक्शन। फिर 50% अनलिमिटेड, मतलब 1 लाख का डोनेशन किया, 50,000 आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी का मेमोरियल ट्रस्ट, फिर राजीव गांधी का फाउंडेशन, और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। अगर यहाँ पे आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो तो 50% आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। और PM में आपका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी आ जाएगा, वो केयर्स वाला आया था ना, PM केयर। फिर लिमिटेड डिडक्शन की बात करें तो लिमिटेड में भी 2 तरीके के हैं, 100% लिमिटेड डिडक्शन और 50% लिमिटेड डिडक्शन। 100% लिमिटेड डिडक्शन में अगर अमाउंट आपने डोनेट किया है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए आपने क्या किया है? आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे 100% लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिलेगा। लिमिटेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप डोनेशन करते हो कंपनी को, किसके लिए? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या उसके डेवलपमेंट, ओलंपिक वगैरह खेल के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करते हो? डोनेशन करते हो, तो 100% लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिलेगा। लिमिटेड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। सेकेंड, 50% लिमिटेड कैटेगरी में आपको डोनेशन मिलेगा। कब मिलेगा? आपने अपना घर बनाया, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को डोनेशन दिया, या उसके घर बनाने के बाद आप क्या करोगे? चैरिटी करोगे, तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में आपने क्या किया? डोनेशन दिया। फिर क्या करोगे? मंदिर वगैरह में दोगे, तो रिलीजियस प्लेसेस में आपने क्या किया? उसका रिनोवेशन रिपेयर के लिए डोनेशन दिया। उसके बाद माइनर चीज़ें, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या किया? प्रमोशन के लिए कुछ पैसा दिया, तो उसका डिडक्शन क्या कैसे मिलेगा? 50% लिमिटेड मिलेगा। तो सर 50% का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 50 लिमिटेड डिडक्शन? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? तो लिमिटेड का मतलब आपको डिडक्शन तो मिलेगा पर सम रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में जितने भी लिमिटेड कैटेगरी के डिडक्शन है, ये राइट वाले, वो सब क्या कर लो? ले लो। स्टेप 2 में क्या करो? एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% ले लो। दोनों में से जो लोअर है वो आपका क्या हो जाएगा? एलिजिबल डोनेशन हो जाएगा।
सबसे पहले क्या करो, जितने भी लिमिटेड कैटेगरी वाले डोनेशन है वो टोटल कर लो। सेकंड में एटीआई का 10% ले लो, दोनों में से लोअर अमाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, एलिजिबल डोनेशन हो जाएगा। एटीआई का मतलब क्या है, जितने भी जीटीआई है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से स्पेशल रेट ऑफ इनकम जैसे 111A 112A ये सब लेस करो, जितने भी डिडक्शन है वो लेस कर दो एक्सेप्ट एटीजी, तो वो आपका क्या आ गया, एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डोनेशन है वो आपका 2000 रुपये से अगर ज्यादा है तो आपको कैश को छोड़ के बाकी कोई मोड में देना है, अगर कैश में दे दिया तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80 डिडक्शंस दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन 80 QQB और सेक्शन 80 RRB। सबसे पहले 80 QQB किसके लिए होता है, अगर आप रॉयल्टी अर्न करते हो LAS नेचर की, L यानी लिटरेरी, A यानी आर्टिस्टिक, S यानी साइंटिफिक नेचर की, तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। पेटेंट रॉयल्टी कैसे मिलेगी, आपने समझो एक बुक बनाई, बुक के ऊपर कॉपीराइट ले लिया, अभी जितनी आपकी बुक पब्लिशर बेचेगा उसके ऊपर कितना तो स्पेसिफिक % ऑफ आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। सिंपल है, हाँ जी सर। और पेटेंट का मतलब क्या है, आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, उसके ऊपर आपने पेटेंट ले लिया, अभी उसके जो यूज़ करेगा आपको क्या देगा, रॉयल्टी देगा। तो रॉयल्टी बुक्स के केस में सिर्फ ये 3 नेचर की ही बुक होनी चाहिए, लिटरेरी, लिटरेचर के रिलेटेड, आर्ट के रिलेटेड या साइंस के रिलेटेड। करेक्ट है। अगर रॉयल्टी फॉरेन में आपने अर्न की है तो आपको ये ध्यान रखना है 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्टेड फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास वो पैसा आ जाना चाहिए। और अगर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, आपको क्या ध्यान रखना है, जितना भी आपका समझो बुक 100 रुपये का है तो आपका रॉयल्टी का अमाउंट 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 रुपया ग्रॉस रॉयल्टी, एक्सपेंस को रिड्यूस करने से पहले। बट उसका एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने रॉयल्टी लमसम में आपको मिला है, लमसम मतलब एक साथ मिला है, तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी बिफोर अलाउिंग एक्सपेंस शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड एक्सेप्ट रॉयल्टी रिसीव इन लमसम। फिर कॉमन पॉइंट क्या है 80 QQB और RRB में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क करो। सबसे पहले है कि डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो आपका रॉयल्टी है लेस रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब नेट रॉयल्टी। समझो आपका रॉयल्टी है 10 लाख रुपए, उसके लिए खर्चा कमीशन वगैरह दे दिया 2.5 लाख रुपए, तो 7.5 लाख रुपीज़ आपका नेट रॉयल्टी है। और मैक्सिमम 3 लाख, मतलब 3 लाख से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। असेसी या तो ऑथर होना चाहिए या ओनर होना चाहिए। रॉयल्टी के बुक के केस में ऑथर, पेटेंट के केस में ओनर, जॉइंट ऑथर होना चाहिए, जॉइंट ओनर होना चाहिए। और ये वाली जो बुक्स है वो जैसे टेक्स्ट बुक, गाइड, कॉमेंट्री, ये सब आपकी नहीं आएगी किस में, डिडक्शन वाले में। फिर यहाँ पे पेटेंट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कैपिटल है, कैपिटल गेन साइड में कोई भी पेटेंट का इनकम जाता है बेचने वगैरह से, तो वो यहाँ पे डिडक्शन वगैरह का बात नहीं आएगा। फिर 80 TTA और TTB की बात करें तो TTA और TTB बड़े ही सिंपल सेक्शन है। TTA इंडिविजुअल HF को मिलेगा अदर देन सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन TTB में आता है। 80 TTA में आपको डिडक्शन मिलेगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक है तो पूरा डिडक्शन मिलेगा, 10,000 से ऊपर है तो अप टू 10,000 डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपये सेविंग बैंक इंटरेस्ट आता है तो 8,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। 12,000 आता है तो 12,000 में से 10,000 डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले ये IFOS में इनकम माना जाएगा और नीचे डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट कहाँ से आना चाहिए, बैंक से आएगा चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक से आएगा चलेगा, पोस्ट ऑफिस से आएगा चलेगा। और डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होगा अगर आप किसी के बिहाफ पे इंटरेस्ट उठा रहे हो, जैसे आप पार्टनर हो पार्टनरशिप फर्म के और पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट ले रहे हो तो उसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। AOP BOI के मेंबर है वो इंटरेस्ट ले रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो TTB में डिडक्शन मिलेगा, पर सिर्फ सेविंग बैंक पे नहीं मिलेगा, पूरे डिपॉजिट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है, टोटल डिपॉजिट, जैसे सेविंग बैंक हो गया, FD हो गया, RD हो गया, टोटल डिपॉजिट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 50,000 रुपये। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का बेसिकली इनकम ही यही होता है, आपका पेंशन का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। बैंक से लोगे डिडक्शन मिल जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस से डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सेविंग बैंक नहीं है, अदर डिपॉजिट भी कवर है। फिर नीचे आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80JJAA। क्यों मिलेगा, अगर आप नए एम्प्लॉयज़ का भर्ती करते हो, मतलब आप नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो उसको जो कॉस्ट दोगे वो कॉस्ट के ऊपर 30% का डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, हर एक असेसी को मिलेगा, प्रोवाइडेड वो बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व है प्लस उसका ऑडिट होता है।
करेक्ट है। डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% मिलेगा ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। डिडक्शन 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब दो तरीके का होता है। पहला होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, दूसरा होता है न्यू बिजनेस के लिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए क्या होता है? एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए होता है जो आपने नए एम्प्लॉय को क्या दिया है, एमोल्यूमेंट जितने भी दिए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएंगे। बट उसमें दो चीज़ें नहीं आएगी। अगर कोई एम्प्लॉय का इंक्रीज नहीं हुआ है नंबर में तो वो नहीं आएगा। समझो आपका ईयर स्टार्ट में 50 एम्प्लॉय थे, आपने 50 एम्प्लॉय को क्या किया, ऐड किया, साल खत्म होने से पहले 50 को वापस निकाल दिया, तो नेट तो 50 ही रहे ना। अगर टोटल नंबर इंक्रीज नहीं हुआ तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर एमोल्यूमेंट्स जो है वो आपने प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं किया है तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा ही नहीं। अगर आपका नया बिजनेस है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगा, जो आप नए एम्प्लॉय को एमोल्यूमेंट्स दे रहे हो भाई वो हो जाएगा। सर एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जो नए एम्प्लॉय आते हैं वही एडिशनल एम्प्लॉय होते हैं, पर उसमें ये 4 लोग नहीं आएंगे। अगर आपका सैलरी 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो नहीं आओगे यहाँ पे। अगर आप आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नहीं आओगे। अगर आप 240 दिन तक काम नहीं करोगे तो भी यहाँ पे नहीं आओगे। पर अगर आप अपैरल का मतलब कपड़े का बिजनेस करते हो, फुटवेयर का बिजनेस करते हो या लेदर का बिजनेस करते हो तो 150 दिन भी अगर आपके एम्प्लॉय काम करते हैं तो आप यहां पे आ जाओगे। और चौथा, ऐसा आदमी यहां पे कवर नहीं होगा जिसका एंटायर कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है पेंशन का, कौन? गवर्नमेंट पे कर रहा है। सर 240 दिन और 150 दिन का क्या फंडा है? समझो ये साल है, आपने नए एम्प्लॉय जैन में कवर किए, जैन में नए एडिशनल एम्प्लॉय किए, मतलब आपने एनरोल किए। 31 मार्च तक तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज ही काम करेंगे और 240 डेज उसके यहाँ पे जाके होते हैं। तो सर डिडक्शन ये साल में मिलेगा या अगले साल में मिलेगा? तो डिडक्शन अगले साल में मिलेगा। इज इट क्लियर? अभी 2 और सेक्शन है जो कि सीए इंटर में नहीं है, पर अगर आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो जा सकते हो, मतलब आगे कर सकते हो। सेक्शन 80 IAC अगर आप नया स्टार्टअप खोलते हो, सेक्शन 80 PA अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो उनका सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन था स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो भी था, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे स्टार्टअप को बेनिफिट देना स्टार्ट किया। उसमें से एक सेक्शन ये भी था, सेक्शन 80 IAC। अगर आप कंपनी हो या LLP हो और आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो ये पीरियड के बीच में, वैसे ये बजट में एक्सटेंड कर दिया था पीरियड, करेक्ट है, तो टर्नओवर आपका 100 करोड़ रुपए तक है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है तो आपको अपना जितना भी प्रॉफिट है उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कोई भी आप 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7 साल में से कोई भी 3 साल का ब्लॉक चूज कर लो, उसमें से 7 में से 3 साल आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बिजनेस आपका नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए, 20% ओल्ड चल जाएगी, इंपोर्टेड ओल्ड चल जाएगी, और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होना चाहिए सीए द्वारा। तो आपको क्या मिलेगा? 80 IAC में 100% 3 साल प्रॉफिट का एग्जम्पशन डिडक्शन मिल जाएगा। फिर सेक्शन 80 PA की बात करें, प्रोड्यूसर कंपनी, तो प्रोड्यूसर कंपनी कौन होती है? प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली जैसे अमूल है। अमूल क्या है? प्रोड्यूसर कंपनी है। फार्मर वगैरह के रिलेटेड कुछ कंपनीज को कंपनी लॉ क्या बोलता है? प्रोड्यूसर कंपनी बोलता है। उनके लिए अभी तक ओल्ड कंपनी लॉ ही चल रहा है। उनके ही प्रोविजन अलग अलग तरीके के, मतलब जो नॉर्मल कंपनीज को प्रोविजन लगते हैं वैसे नहीं लगते, कुछ अलग प्रोविजन लगते हैं। तो वो अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी हो और आपका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा फॉर AY 19-22 असेसमेंट ईयर 24-25। तो यहाँ पे अपना डिडक्शन खत्म होता है। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हो तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। इट विल भाई सपोर्ट अस, मोटिवेट अस कि भाई और वीडियो डालें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करो और अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, पेन जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।